वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th के लिए बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना होता है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस जैव प्रक्रम के नाम से हिंदी में जाना जाता है। बॉडी में बहुत डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं, जिसमें कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो इसेंशियल हैं, अति आवश्यक हैं जिंदा रहने के लिए, अलाइव कंडीशन को बनाए रखने के लिए। जिस प्रोसेसेस का रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी में, वो सारे के सारे प्रोसेसेस लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं। ये हमारे बॉडी में रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी काम करते हैं। दैट मीन्स जब बॉडी आपका वर्किंग कंडीशन में हो, जब आप स्लीपिंग कंडीशन में हैं, सारे सिचुएशंस में बॉडी को इसेंशियल प्रोसेस को कंटिन्यू रखना पड़ता है, जिससे कि हमारा सेल, हमारा ऑर्गन सिस्टम प्रॉपर फंक्शन करता रहे। इस वजह से इन सारे प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेसेस कहा गया। कुछ डिफिनीशन है, आप यहां समझिए। द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द बेसिक नेसेसरी एक्टिविटीज। बेसिक नेसेसरी एक्टिविटीज सबको एक एक करके देखेंगे। वैसा प्रक्रिया जो हमारे बेसिक नेसेसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है ना। ये बेसिक नेसेसरी एक्टिविटीज क्या है? जैसे रेस्पिरेशन एक एग्जांपल लेते हैं। वैसे आपको फर्स्ट न्यूट्रिशन पढ़ना है, हम लोग अभी रेस्पिरेशन लेते हैं। आप देखते हैं कि जब आप वर्क कंडीशन में हो या फिर आप रेस्ट कंडीशन में हो, कभी भी, तो वहाँ आपको रेस्पिरेशन कंटिन्यू रखना होता है, और रेस्पिरेशन के वजह से हम लोग अलाइव बने रहते हैं। तो इस तरह का जो प्रोसेसेस है, जो हमारे बॉडी के द्वारा लगातार प्रयोग किया जाता है या हमारे बॉडी में कंटिन्यू होता है, जिसको हम लोग लाइफ प्रोसेसेस कहेंगे। आगे लिखा गया, एंड फंक्शंस फॉर द सर्वाइवल और मेंटेनेंस ऑफ लिविंग बॉडी। दैट मीन्स कि किसी भी जीव के या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिम्स के लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए, दैट मीन्स उसको अलाइव कंडीशन में बनाए रखने के लिए। और दूसरा एक और वर्ड यहां पर यूज किया गया, सर्वाइविलिटी के साथ साथ मेंटेनेंस ऑफ लिविंग बॉडी। मेंटेनेंस ऑफ लिविंग बॉडी क्या है? आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि रेस्पिरेशन तो सही है कि बिना सांस लिए हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं, बिना खाए तो हम लोग कई दिन जिंदा रह सकते हैं। लेकिन आप इस चीज़ के बेसिक कंसेप्ट्स को समझें तो पता चलेगा कि हमारा सेल लगातार कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है और एनर्जी में कन्वर्ट करता रहता है। और रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी जो कि जन्म लेने, दैट मीन्स जब हम लोग का जन्म होता है और नेचुरल डेथ तक में अगर हम बात करें, या किसी भी तरह का डेथ हो, डेथ तक में हमारे सेल के द्वारा एनर्जी का यूटिलाइजेशन किया जाता है। ये मेटाबॉलिज्म के फॉर्म में होता रहता है। दैट मीन्स आप कोई काम करें ना करें, आप सोए हुए हैं, आप रेस्ट में हैं, इससे कोई मतलब नहीं, हमारा बॉडी फंक्शन कर रहा होता है। तो वहाँ न्यूट्रिशन, जिस समय हम लोग खाना खाते हैं, सिर्फ वही न्यूट्रिशन नहीं है। न्यूट्रिशन एक बड़ा प्रोसेस है, जिसको हम लोग देखेंगे 10th में, आपको डिटेल्स में पढ़ना भी है ना। तो वैसे सारे प्रोसेस जो हमारे बॉडी को मेंटेन करता हो, हमारे बॉडी के सर्वाइबिलिटी के लिए बहुत ही जरूरी हो, आवश्यक हो, उन सारे प्रोसेसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। इन सारे चीज़ों पर बात करने से पहले, ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको नोट करना है। इससे पहले कुछ और बात कर लें। आप देखेंगे प्लांट्स में और एनिमल्स में, हाँ, प्लांट्स, एनिमल्स या ऑल लिविंग वर्ल्ड्स के बारे में बात कर लें तो उसके बॉडी में डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस चलते रहते हैं, और कई प्रोसेसेस विजिबल होते हैं और कई प्रोसेसेस नॉन विजिबल होते हैं, हाँ, जिसको आप आसानी से नहीं भी देख पाते हैं। जैसे आप अगर बात करें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, ग्रोथ का अगर बात कीजिए प्लांट्स में, तो प्लांट्स में ग्रोथ आपको दिखता नहीं है ना। जबकि आप प्लांट्स के ग्रोथ का बात करें या एनिमल बॉडी के ही ग्रोथ का बात करें तो वो आपको विजिबल नहीं होता है। फिर भी एक सिंबल है, एक साइन है कि ये लिविंग थिंग्स है। और चूंकि ये विजिबल नहीं है, एट अ टाइम एक्सप्लेनेशन देने में कैपेबल नहीं है, तो कुछ वैसे प्रोसेस को इंक्लूड करना पड़ता है लाइफ प्रोसेस में, जिसको हम लोग इंस्टेंट समझ सकते हैं। हम लोग इंस्टेंट समझ सकते हैं। अगर एनिमल्स का बात करें तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो आप कंटिन्यू देख सकते हैं, ये विजुअलाइज हो सकता है, इसको आप सेंस कर सकते हैं, है ना। यही चीज़ अगर प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जो कि स्टोमेटा के थ्रू होता है, वहाँ हम लोग देख नहीं पाते हैं। हाँ, वहाँ मूवमेंट जो है ना निग्लेजेबल है। प्लांट्स में अगर आप देखें तो मूवमेंट निग्लेजेबल है, हम लोग की तरह। एक तो लोकेशन चेंज नहीं करता है, और बहुत सारे प्रोसेस उसमें ऐसे होते हैं जो हिडन फॉर्म में होते हैं। दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन टू सपोर्ट बॉडी टू बी इन अ लिविंग स्टेट। अब आगे बताया कि लाइफ प्रोसेसेस जो होते हैं
वो किस तरह से होते हैं, बोला ये कोऑर्डिनेटेड वे में होगा। कोऑर्डिनेटेड वे में क्या है मतलब, है ना, तो इस कंसेप्ट को समझते हैं। यहां जब कोऑर्डिनेटेड वे का बात आता है, जैसे एक एग्जांपल हम आपको बताएं, काम का एक सीरीज में होना, एक और खास ऑर्डर में होना कोऑर्डिनेशन कहलाता है। किसी भी प्रोसेसेस का, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं और सारे प्रोसेसेस का खास ऑर्डर में होना। जैसे आप अपने स्टडी से भी इस एग्जांपल को लीजिए कि आपको पहले पढ़ाया जाता है सिलेबस और फिर एग्जाम देना होता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि पहले एग्जाम दे दो फिर से सिलेबस से स्टार्ट करेंगे, ये कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। तो हमारे बॉडी में एक एक प्रोसेस कोऑर्डिनेशन के थ्रू होता है। ये जैसे एग्जांपल लेते हैं, बॉडी में न्यूट्रिशन का होना, है ना, हम लोग न्यूट्रिशन करते हैं, भोजन लेते हैं। ये भोजन लेने के बाद हमारे बॉडी में एक और काम स्टार्ट होता है, डाइजेशन का। न्यूट्रिशन के जस्ट बाद क्या होता है, डाइजेशन, है ना। अब देखो न्यूट्रिशन होगा तभी डाइजेशन होगा, ये तो बहुत सिंपली समझा जा सकता है। और डाइजेशन के बाद फिर से एब्जॉर्प्शन होगा, है ना। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होगा और फिर एसिमिलेशन के बाद देखेंगे कि एनर्जी फॉर्मेशन में चला जाएगा, जिसमें पार्टिसिपेट करता है रेस्पिरेशन। अब देखो ये किस तरह से कोऑर्डिनेटेड है। न्यूट्रिशन होगा तो रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी फॉर्मेशन होगा। अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो एनर्जी फॉर्मेशन रुक जाएगा। अगर न्यूट्रिशन रुक गया हो, अब ऐसा नहीं है कि 24 आवर हम लोग कुछ खाते रहे और वो एनर्जी बनता रहे, क्योंकि जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स होते हैं हमारे सेल के अंदर ऑलरेडी ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। और उस कंडीशन में हम लोगों को हम लोग देखते हैं कि अगर न्यूट्रिशन नहीं भी ले रहे हैं तो जो पहले से स्टोर्ड ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, उसका ब्रेक डाउन होता रहता है ना। ये कोऑर्डिनेशन है और इस तरह से कई आपको मिल जाएगा। जैसे एक नर्वस सिस्टम से ले लें, थोड़ा लंबा लेक्चर हो जाता है जिस वजह से बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल आपको नहीं दे पाते हैं। जैसे आप नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें तो नर्वस सिस्टम में भी कोऑर्डिनेशन है। कैसा कोऑर्डिनेशन है, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से स्टिमुली रिसीव होता है और ये रिसीव्ड स्टिमुली जो है या स्टिमुलस जो है वो हमारे ब्रेन तक जाता है सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू, और तब हमारा ब्रेन इसको इंटरप्रेट करता है और इंटरप्रेट करने के बाद फिर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे इफेक्टर ऑर्गन तक इंफॉर्मेशन को भेजता है। तो ये क्या हुआ कि पहले एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से स्टिमुली क्रिएट हुआ, रिसीव हुआ, हमारे ब्रेन तक गया, ब्रेन से फिर इफेक्टर ऑर्गन तक आया और फिर ये फंक्शन परफॉर्म किया। ये भी एक कोऑर्डिनेशन है। तो हमारे बॉडी में जो भी प्रोसेसेस होगा वो कोऑर्डिनेटेड वे में होगा। अब आगे देखिए, द लाइफ प्रोसेसेस आर फॉलोइंग। कितने तरह के लाइफ प्रोसेसेस आपको पढ़ने हैं, जो इसेंशियल है वो यहाँ 10th में आपको पढ़ाया जाएगा। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सीरेशन, सब के बारे में आप लोग पहले से भी जानते हैं। न्यूट्रिशन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, लेकिन यहाँ इन सारे चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है ना। अभी हम लोग फर्स्ट लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। न्यूट्रिशन में लिखा गया, इट इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप न्यूट्रिएंट्स एंड देन यूटिलाइजिंग देम टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी और रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी ऑफ द बॉडी, है ना। यह एक वैसा प्रक्रिया है जिसमें भोजन को यानी फूड को अपटेक किया जाता है ना। और ये भोजन क्या करेगा, फिर एनर्जी फॉर्म करेगा और हमारे बॉडी की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हमारे अभी हम बता रहे थे कि जब आप रेस्ट कंडीशन में हो, स्लीपिंग कंडीशन में, उस समय भी हमारे बॉडी में एनर्जी चाहिए। तो ये सारा चीज़ कहाँ से आता है, न्यूट्रिशन से आता है। अब आगे देखते हैं कि न्यूट्रिशन में जो फूड मटेरियल्स इनगल्फ करते हैं हम लोग, है ना, उसको न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। अब जानते हैं न्यूट्रिएंट्स कहा जाएगा, उसको पोषक पदार्थ कहे जाएंगे। ये पोषक पदार्थ क्या हैं, तो बताया गया दीज सब्सटेंसेस फ्रॉम विच, दो सब्सटेंसेस फ्रॉम विच वी ऑब्टेन एनर्जी थ्रू न्यूट्रिशन आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। वैसे सभी पदार्थ जिससे भोजन के द्वारा हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, है ना। ऐसा अगर आप देखें तो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होगा। दो सब्सटेंसेस फ्रॉम विच वी ऑब्टेन एनर्जी, वैसा सभी पदार्थ जिससे हम लोग एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, है ना। तो सोलर सिस्टम को भी बोल दें कि न्यूट्रिएंट्स है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन के सेंस में। न्यूट्रिशन के द्वारा वैसे पदार्थों का उपभोग करना और जिससे एनर्जी का रिलीज होना होगा वो न्यूट्रिशन कहलाएगा, है ना। ये न्यूट्रिशन का भी कैटेगरी हो सकता है, आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, न्यूट्रिएंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 तरह के हो सकते हैं। एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स, एक कैटेगरी ऐसा होगा जो एनर्जी गिविंग होगा, एक ऐसा भोजन, वैसा पदार्थ जो एनर्जी गिविंग होगा। वैसे पदार्थ एनर्जी गिविंग जो होंगे वो हमको कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रोवाइड करेंगे हमारे न्यूट्रिशन में, है ना।
बॉडी बिल्डिंग फूड्स, कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जो हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड्स के रूप में जाने जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स के रूप में जाने जाएंगे। बॉडी बिल्डिंग फूड्स क्या होता है? हमारे बॉडी का रिपेयर एंड मेंटेनेंस करना, हमारे बॉडी का ग्रोथ करना, है ना, इन चीजों में जो इन्वॉल्व होने वाले सब्सटेंसेस हैं और न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड और न्यूट्रिएंट्स के नाम से जाने जाएंगे। ये प्रोटीन एंड सम मिनरल्स है, कुछ मिनरल्स, कुछ खनिज तत्व हैं और कुछ प्रोटीन, कुछ नहीं सारे के सारे प्रोटीन्स अगर देखें तो वो हमारा बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है या सब्सटेंस है। और तीसरा जो कैटेगरी है वो प्रोटेक्टिंग फूड का है, प्रोटेक्टिव फूड का है, वैसा पदार्थ जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है। किसे प्रोटेक्ट करके रखेगा? रॉबर से? नहीं, हमारे बॉडी में निरंतर अगर देखा जाए, कंटिन्यूअसली अगर देखते हैं तो इन्फेक्शंस आते रहते हैं और वो इन्फेक्शन कई बार एक्सपोज्ड नहीं होते हैं, मैक्सिमम टाइम तो एक्सपोज होते ही नहीं है। इसका वजह है कि हमारा बॉडी खुद से प्रोटेक्ट करता है, हमारे बॉडी में इम्यूनाइजेशन होता है ना, हमारा बॉडी खुद से इम्यूनाइजेशन करता है क्योंकि हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है। तो ये जो है ना विटामिन और सम मिनरल्स के थ्रू कर पाते हैं हमारे बॉडी में। ये जो प्रोटेक्टिंग नेचर का एक प्रोसेस होता है वो विटामिन और मिनरल्स के थ्रू हो पाता है। ऑल ओवर अगर हम देखें तो हमारे न्यूट्रिशन में जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और लिपिड, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, विटामिन कैटेगरी के होते हैं और इसी को हम लोग 3 अलग अलग मेन कैटेगरी में डिवाइड किए न्यूट्रिएंट्स के। अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन के बारे में कि न्यूट्रिशन कितने तरह के होते हैं और क्यों हैं, ये किस तरह से क्लासिफाई किया गया, और फिर ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन, यहाँ पर पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम देखना है हम लोगों को, डाइजेशन इन द ह्यूमन बीइंग देखना है, और फिर प्लांट में भी हम लोग न्यूट्रिशन को देखेंगे। हम लोग जो पहला इसेंशियल प्रोसेसेस पढ़ने वाले थे, लाइफ प्रोसेस पढ़ने वाले थे, वो था न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, न्यूट्रिशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। दैट मीन्स कि जिस तरह से अलग अलग जीवों में भोजन करने का शैली है, उस शैली के आधार पर, उस तरीके के आधार पर हम लोग न्यूट्रिशन को मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ दोनों टाइप्स आपको बताया गया, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना। ये तरीका किस पर आधारित है उस पर भी हम लोग बात कर लें। आप देखेंगे ना तो पूरे लिविंग वर्ल्ड में मेनली 2 तरह से भोजन किया जाता है या न्यूट्रिशन गेन किया जाता है। पहला तरीका ये है कि लिविंग वर्ल्ड जो है और लिविंग थिंग्स जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, समझिए चीज़ों को, कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करता हो और उससे अपना न्यूट्रिशन बना लेता हो, है ना। और दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन या वे ऑफ न्यूट्रिशन वो है जिसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सारे चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है। मेनली ऑर्गेनिक सब्सटेंस को एज अ फूड मटेरियल इन्वॉल्व किया जाता है, यूज़ किया जाता है, तो वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना। तो यहाँ देखिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे। ऑटो का सेंस सेल्फ है एंड ट्रॉफ का मतलब न्यूट्रिशन है, सेल्फ न्यूट्रिशन, खुद से भोजन बना लेना। अब आपके दिमाग में एक बात आएगा कि सर घर में तो हम लोग भी खुद से ही खाना बनाते हैं, तो ये बात नहीं कहा जा रहा, ये कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट ये है कि इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूटिलाइजेशन करके ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर लेना, है ना, इसको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे। वही चीज़ है, आगे लिखा गया द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल्स इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये सिंपल रॉ मटेरियल इंडिकेट करता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस के रिलेटिवली सिंपल मटेरियल्स माना जाता है। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और सिंपल रॉ मटेरियल्स का यूटिलाइजेशन करके ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना लेना, खुद के लिए न्यूट्रिशन प्रोड्यूस कर लेना, ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। The organisms which show autotrophic mode of nutrition are called autotrophs or producers। वैसे जीव जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, या इसको प्रोड्यूसर्स का भी नाम दिया गया। प्रोड्यूसर्स इसलिए कहा गया, जब आगे आप पढ़ेंगे क्लास 10th में लास्ट चैप्टर होगा शायद ये, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा फूड चेन के बारे में। तो फूड चेन में देखेंगे कि जो ऑटोट्रॉफ्स है ना, ग्रीन प्लांट्स मेनली, वो इस पूरे अर्थ पर एनर्जी को आगे ले जाते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं,
है ना, और वहीं से हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने लिए भोजन गेन कर पाते हैं। तो जो इस अर्थ पर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है उसको प्रोड्यूसर कहेंगे, और एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले ऑटोट्रॉफ्स हैं, प्लांट्स हैं, है ना। एग्जाम्पल यहां पर दिया गया ऑटोट्रॉफ्स का, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन अलगी आर ऑटोट्रॉफ्स, है ना। they all contain a green colored pigment called chlorophyll which is capable of solar energy requirement, which is capable of trapping of solar energy required for the process of photosynthesis। यहाँ करेक्ट कर देते हैं। इसका ये सेंस हो रहा है कि जो भी ऑटोट्रॉफ्स होंगे उसके अंदर एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, ब्लू कलर का पिगमेंट पाया जाता है, और इस ब्लू कलर के पिगमेंट को क्लोरोफिल तो आप लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, यहाँ थोड़ा डिटेल में पढ़िए इसके बारे में, और इससे आगे 11th-12th में और थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा, हम लोगों को अलग अलग तरह के पिगमेंट के बारे में जानना होगा। अभी यहाँ पर सिर्फ एक ही ग्रीन पिगमेंट के बारे में पढ़ना है जिसको हम लोग क्लोरोफिल के नाम से जानेंगे, है ना। विच इज कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग, यहाँ लिखना है आपको, ट्रैपिंग ऑफ तो है सोलर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस अभी देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ सोलर एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, और ये सोलर एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है, तो इस सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के लिए कुछ सब्सटेंस होने चाहिए। तो ये सब्सटेंस ऑलरेडी ग्रीन प्लांट में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट ग्रीन दिखते भी हैं, अपीयरेंस ही ग्रीन होता है, और यह है क्लोरोफिल। तो अभी हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस है क्या। आप इससे पहले अभी पढ़े कि देखो जो भी ऑटोट्रॉफ्स है वो अपने लिए खुद भोजन तैयार कर लेता है, सिंथेसाइज करता है। तो ये जो खुद भोजन बनाने का प्रक्रिया है इसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसको हम लोग डेफिनेशन में पढ़ते हैं, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यह वैसा प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधों के द्वारा, ग्रीन प्लांट्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूटिलाइजेशन किया जाता है। किसके उपस्थिति में? कहा क्लोरोफिल और सनलाइट के उपस्थिति में। और ये जो बायोकेमिकल प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, इसको हम लोग फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। वाटर कहाँ से आ रहा है? तो ये लिखा गया, वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स फ्रॉम सॉइल, है ना। पेड़ पौधे के जड़ के द्वारा, रूट के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन अप बाय द लीव्स थ्रू स्टोमेटा फ्रॉम एयर। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे हवा में उपलब्ध है जो कि लीव्स के स्टोमेटा के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। स्टोमेटा पर भी हम लोग बात करेंगे, उसको भी पढ़ना है। अब जब इस पूरे डेफिनेशन को देखते हैं तो इसको हम लोग केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बना लेता है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। अब यहाँ एक चीज़ है कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखना बेहतर होता है। बैलेंस्ड इक्वेशन में देखिए यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल मेक 1 molecule of glucose, that means carbohydrate, 6 molecule of oxygen and 6 molecule of water। इसको एक बार इसका बैलेंसिंग चेक कर लो। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया भी जाएगा कि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन क्या है। 6 कार्बन यहाँ है, 6 कार्बन आपको दिख रहा है, 12 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन, 18 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन, 18 ऑक्सीजन और 6, 18 और 6 24, है ना। तो अच्छा चलिए अभी और भी देख लेते हैं हम लोग। 6 ऑक्सीजन यहाँ है, ऑक्सीजन को देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, इसको देख लीजिए, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन 12 है और यहाँ भी 12 है, 24, है ना। तो हम लोग अगर इसको 12 कर दें, इसका बैलेंसिंग आप समझिए। तो अब देखिए ये 12 टू ज़ 24, 24 हाइड्रोजन है, तो 12 हाइड्रोजन एंड 12 हाइड्रोजन, 24 हाइड्रोजन। कार्बन बैलेंस था वैसे, यहाँ से कार्बन डिस्टर्ब भी नहीं होता है। 6 कार्बन, तो 6 कार्बन, सिर्फ बचता ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को 12 ऑक्सीजन एंड 12 ऑक्सीजन, 24 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, 12, 18 ऑक्सीजन और 6 24। दैट मीन्स ये बैलेंस्ड है।
तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जब भी लिखा जाता है तो बैलेंस्ड फॉर्म में लिखा जाता है। हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग को देख रहे थे। फोटोसिंथेसिस के लिए जो केमिकल इक्वेशन लिखा जाता है, यहाँ 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हम लोगों को 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर देता है ना। तो ये बेसिक इक्वेशन है। इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस, कुछ इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के दरमियान, और इस सारे इवेंट्स को हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे। एक होगा लाइट रिएक्शन और दूसरा होगा डार्क रिएक्शन। पहले तो हम लोग इवेंट्स को समझें। फॉलोइंग आर द की इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो की इवेंट्स होता है जिस पर हम लोग फोकस करते हैं, जो स्टेप्स में होते हैं, इसको देखिए। एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल का काम क्या है? अगर आपसे कोई पूछे फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल का काम है ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी और एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है। कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर बात कर रहा है कि सोलर एनर्जी ट्रैप कर लिया जाता है, तो क्या सोलर एनर्जी के फॉर्म में ही रहता है? तो सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन किया जाता है होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में, और रिजल्ट जो आता है सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एनर्जी में। इसको आप कैसे समझेंगे कि सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है? सनलाइट एनर्जी जो है, सनलाइट का जो एनर्जी है वो सोलर एनर्जी है। और जब आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है या एनर्जी मिलता है, एनर्जी किस फॉर्म में संचित रहता है, किस फॉर्म में स्टोर्ड रहता है, तो आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है। तो ये सोलर एनर्जी बदल जाता है केमिकल एनर्जी में। कार्बोहाइड्रेट एक केमिकल है जिसको ऑर्गेनिक सब्सटेंस हम लोग कहते हैं। और सेकेंड थिंग्स यही लिखा गया कि वाटर स्प्लिट करता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, है ना। वाटर स्प्लिट कर जाता है, ये सोलर एनर्जी के कारण या एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके वाटर को तोड़ दिया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा? तो हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बनाने में इन्वॉल्व हो जाएगा। और ये ऑक्सीजन ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि ये ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है ना, ये ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है। ये ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा? एयर में। और इसी ऑक्सीजन के वजह से हम लोग रेस्पिरेशन कर पाते हैं। इसी वजह से ग्रीन प्लांट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस अर्थ पर एक्सिस्टेंसी के लिए। अब देखिए अगला पॉइंट लिखा गया, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है, एक प्रोसेस है कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाना। ये कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन क्या है? आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अभी देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आया कहाँ से? वाटर के स्प्लिटिंग से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आया है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख दें। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आया, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिल करके, अभी इसके पास कार्बन एंड ऑक्सीजन है, जबकि ग्लूकोज को अगर आप देखें तो C6H12O6 होता है। ये बैलेंस्ड नहीं है, पार्शियल इक्वेशन है। आप इसको समझिए, इसके कंसेप्ट को समझिए कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से रिड्यूस हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन कर लेता है, या कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन जुड़ जाता है और ये बना देता है कार्बोहाइड्रेट, दैट मीन्स ग्लूकोज। पहले सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन था, अब मॉलिक्यूल में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। तो ये हाइड्रोजन आया कहाँ से? तो ये अभी जो सेकंड पॉइंट हम लोग पढ़ रहे थे, वाटर स्प्लिट करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन तो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में चला जाता है और हाइड्रोजन इस कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ करके कार्बोहाइड्रेट बना लेता है। और रिडक्शन केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया ही जाता है कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें किसी कंपाउंड और मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता हो या ऑक्सीजन वहां से डिस्प्लेस कर दिए जाते हो। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, एक क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, इस वजह से यहाँ लिखा जाता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फोटोसिंथेसिस के डिफरेंट स्टेप्स को डिटेल में समझेंगे।